नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशी शर्मा और एग्जाम लाइव चैनल में आपका स्वागत है। कल हम स्वर संधि पूरी कर चुके हैं, कुछ अंतर बता चुके हैं, कुछ समानताएं बता चुके हैं। आज व्यंजन संधि शुरू होने जा रही है। तो व्यंजन संधि अर्थात व्यंजन की संधि। अब देखिए, व्यंजन जो है व्यंजन संधि में किसे कहेंगे? व्यंजन संधि जब जो प्रथम पद है, ये तो हम जानते ही हैं, संधि होती है तो प्रथम पद का अंतिम स्वर या व्यंजन, और जो बाद वाला पद है उसका पहला जो वर्ण है उसकी ही संधि होती है। तो जब प्रथम पद स्वर हो या व्यंजन हो, और अंतिम पद का इस तरह से लिखें इसको कि व्यंजन संधि क्या व्यंजनों के और स्वर के माध्यम से हो सकती है, व्यंजन व्यंजन के माध्यम से हो सकती है, और व्यंजन और स्वर के माध्यम से हो सकती है। क्या मतलब है कि इस तरह से मान सकते हैं कि पहला पद व्यंजन हो, दूसरा स्वर हो, या पहला स्वर हो और दूसरा व्यंजन हो, या दोनों ही व्यंजन हो। इस आधार पर व्यंजन संधि होती है। एक जो है व्यंजन हो, दूसरा स्वर हो, पहला स्वर हो, दूसरा व्यंजन हो, या फिर दोनों ही व्यंजन हो, तब व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि हालांकि बहुत बड़ी है, लेकिन प्रश्न जो हैं अधिकतर स्वर संधि से पूछे जाते हैं। स्वर संधि हम पूरी कर चुके हैं। व्यंजन संधि वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम आपको 3-4 सूत्रों के माध्यम से वह सारी जो व्यंजन संधि है उसे पूरी कराएंगे। नियमों के माध्यम से अधिकतर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए हम आपको कुछ सूत्र हैं उसके माध्यम से ही व्यंजन संधि कराएंगे, क्योंकि केवल जो नियम है उसके माध्यम से हम याद नहीं रख सकते हैं। तो व्यंजन संधि में सबसे पहला नियम हम एक सूत्र के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। सबसे पहला नियम है सूत्र से हम पहला नियम समझते हैं। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि सभी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन जो हैं वो तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं पहले। एक तो है झल और एक है जश और अंते। अब झल किसको कहेंगे? झल होते हैं सभी वर्गों के पहले, सभी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे आप जानते ही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं?
झल कहे जाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तथा श और ह, ये क्या है? झल हैं। वो कब आए? अंते, प्रथम पद के अंत में आए। तो क्या हो जाता है? जश। अब समझ लीजिए कि जश क्या है। सभी वर्ग का जो तीसरा वर्ण है, अर्थात क ख ग, ये क वर्ण का, क वर्ग का, ग जो है तीसरा वर्ण है। उसी प्रकार से च का च छ ज तीसरा है, और ट ठ ड तीसरा है, प फ ब तीसरा है। इस प्रकार से सभी वर्गों के जो तीसरे वर्ण जो हैं क्या कहे गए हैं? जश कहे गए हैं। इसका क्या मतलब होता है? जश तो वह है कि जिसके अंत में, पहले पद के अंत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर ऊष्म व्यंजन हो, और बाद में क्या हो? बाद में कोई स्वर हो, व्यंजन हो। अर्थात मेन बात है कि पहला पद के जो अंत में ये होने चाहिए, बाद वाला कुछ भी हो, स्वर हो, व्यंजन हो, कुछ भी हो, तब क्या होगा? पहले वाले पद के अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा। इसको हम इस तरह से समझते हैं। आइए, ये तो आपको झल और जश के बारे में बताया। अब देखिए, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं। क, ख, ग, घ और ण, च, छ, ज, झ, य, ट, प, फ, ब, अरे त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए, ये जो है सभी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। ये 5 वर्ग का कौन कौन से हम बता रहे हैं? हम बता रहे हैं पांचों वर्ग हैं। ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। मैंने आपसे कहा कि क्या शर्त है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सभी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला वर्ग, तीसरा, चौथा, ये हो गया। तथा श, स, स और ह, ये क्या है? ये जश हैं। तो आइए, अब इसका क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? ये वाले में कन्वर्ट हो जाएंगे, तीसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर ये क्या होगा? आइए, इसको भी इसमें ही फिक्स करेंगे। कैसे? ये जो है श कहाँ पे आएगा? अकुह विसर्जनीय कंठा, और इचु यशा तालव्या, ऋषु रसा मूर्धन्या, अकुह विसर्जनीय कंठा। अर्थात जो ये है, ये जो ह है, इसी के अंदर आ जाएगा ह। इचु यशा तालव्या, ये जो च है, ये च वाली लाइन में आ जाएगा। ये कहाँ है? ये अभी बताते हैं किस तरह से चेंज हुआ है। और ये इस तरह से किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन झल हैं, उनको क्या हो जाएगा? तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। ये संधि यह कहती है।
झलाम जशो अंते। लास्ट में प्रथम पद के अंत में ये सब आना चाहिए, ये होगा। और क्या होगा, बाद में कोई व्यंजन हो, कोई स्वर हो, तब क्या होगा, इनमें परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन हो जाएगा किसमें, तीसरे में परिवर्तित हो जाती है। यदि क वाली लाइन में कोई भी आता है, पहला आए, दूसरा आए, तीसरा आए, चौथा आए या ह आए पहले वाले पद के अंत में, तब केवल ग होगा। क आए चाहे लास्ट में पहले पद के, चाहे ख आए, चाहे ग आए, घ आए या ह आए। आपने देखा होगा वागीश लिखा होता है, तो ऐसा नहीं हम देखते हैं कि वागीश का तोड़ा तो हम वाक ईश करते हैं। अब देखिए ये तो क है, इस वर्ग का है, क वर्ग का है। क को क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो क्या बच गया, वा था, क के स्थान पर ग हो गया, ये बड़ी की मात्रा लग गई तो पूरी हो गई, और श, वागीश। इस तरह से क वर्ग का जो है क्या हो गया, तीसरा हो गया, बाद में कोई स्वर रहने पर। अब देखिए अगर बाद में कोई व्यंजन रहता है तो जो व्यंजन संधि कहती है तब वह आधा ही रहेगा। अगर बाद में कोई स्वर है तब वह स्वर व्यंजन को पूरा कर देता है, लेकिन क्योंकि व्यंजन तो स्वयं में ही अपूर्ण है, अगर उसमें कोई स्वर नहीं मिला है। देखिए कोई भी व्यंजन है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये आधा ही है। अगर इसमें ऐसा मिला नहीं हो तो ये आधा ही है। जैसे बोलते क तो उसमें अ होता है, या की उसमें भी ई होता है। बिना स्वर के हम कोई भी व्यंजन को बोल नहीं सकते, इसीलिए क आधा था, जब मात्रा लग गई तो ग से ई की मात्रा लग गई ईश, अर्थात क को ही परिवर्तन हुआ है, क की जगह पर तीसरा वर्ण आ गया है। आइए अब एक चीज और देखते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन जश में परिवर्तित हो जाते हैं, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। और अब मैंने ये लिख दिया है, तो मैंने इसके आधार पर ऐसे क्यों नहीं लिखा है, ह को नीचे क्यों नहीं लिखा है, इसका भी एक कारण है। कारण ये है क्योंकि क कंठ से बोला जाता है, क्योंकि कंठ से बोला जाता है ये क वर्ग, और ह हम इसको यहाँ क्यों छोड़ें, ह भी क्योंकि कंठ से बोला जाता है, इसीलिए हमने इसको भी ह लिख दिया। अर्थात अगर पहले पद के अंत में यदि यहाँ पर ह होता, आप देख लीजिए, ऐसे ही बता रही हूँ कि वागीश का अर्थ में ना समझिए। अगर हम ऐसे लिखा हो, अगर कोई वर्ण हो और उसमें ऐसा भी हो और कोई भी स्वर आए, कोई भी हो, तो हम इसको भी क्या करेंगे, ग ही परिवर्तित करेंगे, क्योंकि ये भी कंठ से उच्चारित है और ये भी ह भी उच्चारित कंठ से ही है। तो इस तरह से समझ लीजिए कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, क वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तथा ह आता है तो ग ही परिवर्तित होता है। च वर्ग का यदि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श आता है तो तीसरा ही होता है। ट वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आता है तथा ये श आता है, क्योंकि ये मूर्धन्य है इसीलिए ये भी ड ही होगा। तो इस तरह से हम जान गए हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और तथा ऊष्म व्यंजन यदि आए तो उन्हीं वर्ग के जो तीसरे वर्ण हैं उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम अब कुछ उदाहरण के माध्यम से कुछ समझते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं।
पहला है उदाहरण, आप देखिए ये दिगंत लिखा हुआ है। ये क है, क वर्ग का पहला, ये क्या है, वर्ग का पहला है। ये बाद में स्वर है, इन दोनों की संधि हुई, व्यंजन संधि है। एक व्यंजन है, दूसरा स्वर है। व्यंजन और स्वर के माध्यम से स्वर संधि व्यंजन संधि हो रही है। क का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। क्या हो गया, ग हो गया, और इसमें मिल गया अ, और हो गया दिगंत। ये क का तीसरा हो गया है। आइए अब दूसरा करते हैं। ये तो लास्ट में था स्वर, अब देखिए दिग्गज करते हैं। इसको तोड़ा तो इस तरह से हो गया। आप देख लीजिए, ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। अब इसको जब संधि होती है, जब दो व्यंजन मिलते हैं तो भी व्यंजन संधि है, मैंने आपको बताया। केवल इसका ही चेंज होगा, क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, ये आधा हो गया, यहां कोई स्वर नहीं है इसीलिए ये आधा ही रहेगा, दिग्गज। क्योंकि हमने संधि में केवल इसमें ही परिवर्तन बताया है, इसमें ही परिवर्तन हुआ है। तो आइए आगे करते हैं दिग्विजय। कैसे लिखा जाएगा, दिक और विजय। क, ये दोनों क्या हैं, एक तो ये व और ये क, क्या है, दोनों ही व्यंजन है। दोनों व्यंजनों के जुड़ने पर संधि हो रही है, व्यंजन संधि। क को हो गया ग। ऐसे ही लिखा हुआ है। और इसको खोलकर और देख लेते हैं, देखिए बिल्कुल खोल दिया है। अब देखिए, द के बाद ई है, क है, केवल परिवर्तन अ में होगा। ये पहला पद का अंत में है, ये है अंतिम वाला पद। केवल ये व और इस का संधि हुई है, इन दोनों की संधि हो रही है। क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये दोनों व्यंजन है, व्यंजन संधि हो रही है। दो व्यंजनों के मिलने से क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। अब कैसे होगा, द हो गया, आधा था, छोटी की मात्रा मिल गई, क के स्थान पर ये आधा था। अब स्वर नहीं है, आधा ही रह गया, वो मिल गया। वह पर छोटी की मात्रा कैसे चढ़ाएंगे, ऐसे चढ़ाएंगे, ज। दिग्विजय हो गया। व की मात्रा इसीलिए मैंने अलग से लिख कर दिखाई है कि इस तरह से कई बार लोग जो है ये सोचते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो जाता है कि व की मात्रा किस तरह से हम आधा बता रहे हैं। तो इस तरह से दिग्विजय हो गया। अब देखिए एक और उदाहरण देखते हैं, सुबंत। ये सुबंत है, प फ ब तीसरा वर्ण है, किस तरह से लिखेंगे, प का तीसरा है अर्थात इस तरह से टूटेगा, प को क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। सबको ऐसे ही लिखा जाएगा। और अंत है,
इसने इसको पूरा कर दिया। कैसे हो गया? सुब पूरा हो गया और अंत सुबंत। ठीक है, आगे करते हैं सद्भावना। सत भावना, सद्भावना है त को क्या हो गया? द हो गया और ये भावना स और द था, द त की बजाय त के स्थान पर द हो गया। तो कैसे लिखा जाएगा? स द, ये भावना ऐसे ही रह गया क्योंकि भ द जो है आधा है, भ भी व्यंजन है, ये पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए द जो है आधा ही रह गया। तो आइए इसके अलावा एक और देखते हैं, वागीश। सरस्वती को कहते हैं वागीश्वरी। उसी प्रकार से हम वागीश कह रहे हैं। वागीश किस प्रकार से टूटेगा? क को क्या हो गया? वर्ग, क वर्ग का क्या है ये? प्रथम है, किस में हो जाएगा? तृतीय में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा ईश। ऐसा कैसे रहेगा? क्योंकि केवल पहले पद के अंत में ही परिवर्तन होगा। ऐसे हो गया। कैसे लिखा गया? इसने इसको पूरा कर दिया, वागीश। तो आप समझ रहे हैं कि वागीश कैसे हुआ है? ये ग में ही परिवर्तन हुआ है। ग जो है क वर्ग का तीसरा है। अब देखते हैं विद्युत इव, इसको कैसे लिखा जाता है? त को, अब देखिए विद्युत और इव है, इसको कैसे हम कर देंगे? ये जो त है इसको कैसे हम संधि करते हैं? त को क्या हो जाता है? त वर्ग का क्या है? त, थ, द, यही है तीसरा वर्ण। तो कैसे लिखा जाएगा? वी और द्यू, त के स्थान पर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, ई। ठीक है, ये त को क्या हो गया? त थ द हो गया। उसी तरह से हम उड्डयन करते हैं, उड्डयन यान। अब देखिए ये उड्डयन है, कैसे होगा? ड किसको हो जाता है? ट ठ ड, उ ट और क्या? डयन। अब देखिए ट के स्थान पर कैसे होगा? ट को क्या हो जाएगा? ट ठ ड हो जाएगा, आधा ही होगा। और ये क्या है? ड य न, इन दोनों व्यंजनों की संधि हुई। ये पूरा नहीं हो सकता क्योंकि यहां स्वर नहीं है, इसको आधा ही रहने दें, आधा ही है। ये ऊ है, ये आधा है, ये भी आधा है, नीचे वाला आधा ऐसे। ये पूरा था, ये पूरा लिख दिया, ऊपर वाला आधा है। और ये क्या हो गया? यन। कैसे लिखा गया? मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर ऊपर वाला जो ऐसे लिखा होता है तो ये पूरा ऊपर वाला आधा होता है, ये नीचे पूरा होता है। तो इस प्रकार से आधा ड और ये पूरा और ये उड्डयन। तो किस प्रकार से ट ठ ड परिवर्तित हुआ है। ऐसे ही देखते हैं वागजाल।
हालांकि वागीश हम करवा चुके हैं कि क को ग कैसे होगा, लेकिन जो आधा वर्ण रह जाता है केवल ये उदाहरण उसके लिए है कि क्योंकि लास्ट में स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसीलिए ये आधा रह रहा है। ये तो पूरा है, लेकिन क्या है ये व्यंजन है। और क्या व्यंजन से संधि हुई, ये दोनों ही आधे रह गए हैं। अब देखिए किस तरह से, क को क्या हो गया, ग हो गया, ये आधा हो गया। ये क्या है, ज है, ज है आ ल, क्योंकि ये आधा है हम इसको कैसे लिखेंगे, वाग जाल। ठीक है, तो ये जो है कई सारे उदाहरण मैंने आपको बताए। एक है षडानन, ये कौन से वर्ग का, तीसरा वर्ण है, ट ठ ड, ट का, तो हम इसको अगर तोड़ते हैं तो ट लिखेंगे और आनन। ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, श और आनन, क्योंकि ये ड के बाद में स्वर आ रहा है इसीलिए इसने इसको पूरा किया, षडानन। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यंजन के जो अंतिम पद का जो प्रथम स्वर है, यदि होगा स्वर तो वो पहला वाला वर्ण पूरा हो जाएगा, लेकिन दोनों तरफ व्यंजन है तो उसको पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए जो ये वर्ण है ये आधे हैं। तो ये व्यंजन संधि के पहला जो सूत्र है उसके माध्यम से हमने आज एक नियम पूरा किया है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन जब प्रथम पद के अंत में आए तो उसी पद का तीसरा हो जाता है। यदि क वर्ग है तो उसका ग हो जाएगा, ट वर्ग है तो भी उसका ही, मतलब यह है कि आप तीसरा वर्ण करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, अगला नियम लेकर हम कल उपस्थित होंगे। धन्यवाद।